कभी सोचा है कि हमारी दुनिया, हमारा समाज और तो और प्रकृति भी शायद कुछ ऐसे छिपे हुए नियमों के हिसाब से चलती है? मतलब ऐसे रूल्स जो हमारे हर फैसले पर असर डाल रहे हैं और हमें शायद इसका अंदाजा तक नहीं। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? परमाणु युद्ध, क्रिप्टो करेंसी, इवोल्यूशन, ये तीनों चीजें तो बिल्कुल अलग अलग लगती हैं। लेकिन मेरा यकीन मानिए, इस विश्लेषण के खत्म होते होते हम देखेंगे कि ये सब एक ही बड़ी दिलचस्प सोच से कैसे जुड़े हुए हैं। तो ठीक है, चलिए अब इस छिपी हुई दुनिया में उतरते हैं। हम जिस संरचना की बात कर रहे हैं उसे कहते हैं गेम थ्योरी। आसान भाषा में समझें तो ये रणनीतिक बातचीत के लिए हमारी दुनिया का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, इसका मूल आइडिया बहुत ही सीधा है। किसी भी फैसले का नतीजा सिर्फ हमारी पसंद पर नहीं, बल्कि उस खेल में शामिल दूसरे खिलाड़ियों की पसंद पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह, जहां हमारी हर चाल सामने वाले की चाल का एक जवाब होती है। जॉन नैश के शानदार काम से पहले ऐसे इंटरैक्शंस को अक्सर बस रैंडम या बेतरतीब माना जाता था। लेकिन नैश ने हमें दिखाया कि इस उथल-पुथल के अंदर भी एक पैटर्न है, एक ऐसा सिस्टम है जहां चीजें आखिरकार एक संतुलन में आकर टिक जाती हैं। तो चलिए गेम थियरी का सबसे मशहूर, सबसे क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं, कैदी की दुविधा या प्रिजनर्स डिलेमा। अब ये एक ऐसा कमाल का पैराडॉक्स है जो दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करना असल में सबके लिए एक बहुत बुरे नतीजे पर जाके खत्म होता है। और यहीं पर नैश इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है। अब कमाल की बात यह है कि नैश इक्विलिब्रियम हमेशा सबसे अच्छा नतीजा नहीं होता, नहीं, बल्कि ये सबसे स्थिर नतीजा होता है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां कोई भी खिलाड़ी अकेले अपना फैसला बदलकर कुछ बेहतर हासिल नहीं कर सकता। चलिए इस सिचुएशन को जरा इमेजिन करते हैं। पुलिस ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है, लेकिन उनके पास उन्हें दोषी ठहराने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं है। तो वो क्या करते हैं? वे उन्हें अलग अलग कमरों में रखते हैं और दोनों को एक सौदा देते हैं। तो उनके पास ये ऑप्शंस है। अगर दोनों चुप रहते हैं तो दोनों को बहुत हल्की सजा मिलेगी। अगर एक साथी को धोखा देकर कबूल कर लेता है तो कबूल करने वाला तो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन चुप रहने वाले को सबसे भारी सजा मिलेगी। और अगर दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं तो दोनों को बीच की सजा मिलती है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या है? हर कैदी के लिए, चाहे दूसरा कुछ भी करे, धोखा देना ही हमेशा एक बेहतर विकल्प लगता है। और नतीजा? दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं और दोनों को सजा मिलती है। ये एक ऐसा नतीजा है जो उस हालत से कहीं ज्यादा बुरा है जिसमें वे दोनों चुप रहते। यानी व्यक्तिगत समझदारी सामूहिक नाकामी की वजह बन जाती है। अब हो सकता है ये सब सिर्फ थ्योरी जैसा लगे, लेकिन यही नियम हमारी सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को चला रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि बिटकॉइन जैसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसी कैदी की दुविधा को कैसे हल करती है। देखिए, ब्लॉकचेन का पूरा आइडिया ही बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी जैसे कि कोई बैंक की सिक्योरिटी बनाना है, और ये काम होता है गेम थ्योरी से। ये ऐसे नियम बनाता है जिससे हर किसी के अपने फायदे के लिए ही नेटवर्क के प्रति ईमानदार रहना सबसे अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अच्छा, तो इस खेल में खिलाड़ी कौन है? वो है नोड्स, यानी नेटवर्क पर मौजूद कंप्यूटर्स। ईमानदार नोड्स सिस्टम को सही तरीके से चलाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ धोखेबाज नोड्स इसमें गड़बड़ी करना चाहते हैं। तो दोनों के लक्ष्य एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं। तो इसका राज क्या है? इसका राज है एक कॉन्सेप्ट जिसे इंसेंटिव कंपैटिबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि नियमों का पालन करना ही आर्थिक रूप से सबसे फायदेमंद हो। जैसे बिटकॉइन में नेटवर्क को धोखा देने की कोशिश की लागत उससे मिलने वाले इनाम से कहीं ज्यादा होती है, इसलिए ईमानदारी ही सबसे मुनाफे वाली स्ट्रैटेजी बन जाती है। तो अब जब हमने थियरी और एक मॉडर्न एप्लीकेशन देख लिया है, तो चलिए जरा देखते हैं कि ये नियम असल में कितने यूनिवर्सल हैं। ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं है, ये हर चीज के बारे में है। कैदी की दुविधा का ही एक बड़ा रूप है कॉमन्स की त्रासदी। ये तब होता है जब बहुत से लोग एक साझे संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज। हर देश अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए प्रदूषण करना चाहता है, भले ही इसका सामूहिक नतीजा सबके लिए विनाशकारी हो। यही बात दुनिया भर में मछली पकड़ने से लेकर विकिपीडिया जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लागू होती है। और यही तर्क जियोपॉलिटिक्स पर भी लागू होता है।
शीत युद्ध के दौरान परमाणु हथियारों को रोकने का जो तर्क था वो गेम थियरी पर ही आधारित था। एक स्ट्रैटेजी थी ब्रिंकमैनशिप, जिसका मतलब था कि एक लीडर जानबूझकर खतरनाक हालात पैदा करता था, ये दिखाने के लिए कि वो तबाही का ज्यादा बड़ा जोखिम उठाने को तैयार है, ताकि सामने वाला डरकर पीछे हट जाए। पर जाहिर है हम इंसान हमेशा पूरी तरह से लॉजिकल नहीं होते, इसीलिए ये फील्ड भी समय के साथ विकसित हुई है। क्लासिकल गेम थियोरी एक आदर्श होमो इकोनॉमिक्स को मानकर चलती है, लेकिन बिहेवियरल गेम थियोरी मानती है कि हम असल में होमो सेपियंस हैं, जो मनोवैज्ञानिक बायस, सीमित तर्क और सामाजिक नियमों जैसे फेयरनेस यानी निष्पक्षता से भी प्रभावित होते हैं। और ये लॉजिक प्रकृति में भी बहुत गहराई तक जाता है। इवोल्यूशन को एक बहुत बड़े रणनीतिक स्ट्रैटेजिक खेल की तरह देखा जा सकता है। यहाँ पे पे ऑफ का मतलब है अगली पीढ़ी तक अपनी जीन्स पहुंचाने की क्षमता, और इसी से एवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रैटेजी का आइडिया आता है। ये व्यवहार का एक ऐसा संतुलन है जैसे किसी जंगल में शिकारी और शिकार का अनुपात, जो समय के साथ स्थिर रहता है। ये प्रकृति का अपना नैश इक्विलिब्रियम है। अगर हम भविष्य की बात करें तो गेम थियरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। जब कई एआई एक ही माहौल में काम करते हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कारें, तो वे असल में एक गेम ही खेल रहे होते हैं। गेम थियरी उन्हें एक दूसरे के एक्शन को समझने और मिलकर बेहतर नतीजे पाने में मदद करती है। तो हमने देखा कि ये छिपे हुए नियम हर जगह हैं, हमारे समाज के बुनियादी ढांचे से लेकर प्रकृति के संतुलन तक। लेकिन आखिरी और सबसे शक्तिशाली विचार ये है कि हम सिर्फ इन खेलों के खिलाड़ी नहीं हैं, क्योंकि हम सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं हैं, हम खेल के डिजाइनर भी तो बन सकते हैं, है ना? अगर हम इन नियमों को समझ लें तो हम उन्हें बदल भी सकते हैं। हम ऐसे सिस्टम्स बना सकते हैं जो हमें कैदी की दुविधा जैसे जाल में फंसने से बचाएं और हमें बेहतर, मतलब एक कोऑपरेटिव विन विन नतीजे की तरफ ले जाएं। ठीक वैसे ही जैसे ब्लॉकचेन नेटवर्क को डिजाइन किया गया। और ये हमें आखिरी सवाल पर लाता है। ये जानते हुए कि हमारी जिंदगी रणनीतिक खेलों से बनी है, चाहे वो काम पर हो, राजनीति में या हमारे रिश्तों में, क्या हम उन खेलों को इस तरह बना रहे हैं जो सभी के लिए सबसे बेहतर नतीजे की ओर ले जाएं? ये एक सोचने वाली बात है।